हेलो गाइस, मेरा नाम है विकास। आप देख रहे हैं रेटू पोपट और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज को। देखिए, फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो पार्ट 4A में आती है। जो पार्ट 4 हमने डिस्कस किया था वो था डीपीएसपी का, और डीपीएसपी के जस्ट बाद में ही इसे एक अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू जोड़ा गया था। देखिए, जब 1975 की इमरजेंसी लगी तो उसके बाद में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कई मेजर चेंजेस किए गए। उनमें से ही एक चेंजेस था फंडामेंटल ड्यूटीज का भी। तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो इमरजेंसी के टाइम पर ही ऐड की गई है 1976 में। आपको पता होगा 1975 से लेकर तो 1977 तक जो है डार्केस्ट पीरियड कहा जाता है इंडिया का, क्योंकि उस समय इमरजेंसी लगी थी। देखिए, जब भी गवर्नमेंट कोई चेंज करती है कॉन्स्टिट्यूशन में तो वो क्या करती है, वो एक कमेटी का गठन करती है, और उन्हीं कमेटी में से एक कमेटी थी जिसका नाम था सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी जो है इसे अपॉइंट किया गया था ताकि ये फंडामेंटल ड्यूटीज को बता सकें कि ये फंडामेंटल ड्यूटीज होनी चाहिए। देखिए, फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो किस काम में आती हैं। पहली बात तो ये सब जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं ये सिटीजन्स पर ही एप्लीकेबल है, जो हमारे देश के सिटीजन्स हैं उन पर ही लगती है। साथ ही साथ में ये एंटी वायलेंस के भी काम में आती है। लोग जो है वो कुछ भी किसी भी तरह की गलत एक्टिविटी ना करें उसमें काम में आती है। साथ ही साथ में लोगों को अपनी ड्यूटीज का समय समय पर रिमाइंडर करवाती रहती है फंडामेंटल ड्यूटीज। साथ ही साथ में डिसिप्लिन को प्रोमोट करती है कौन, फंडामेंटल ड्यूटीज। देखिए, फंडामेंटल ड्यूटीज जो है ये नॉन इन्फोर्सेबल है, हर किसी पर भी आप थोप नहीं सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप इन्हें तोड़ेंगे तो आप पर कोई फाइन नहीं लगेगा, कोई पेनल्टी नहीं लगेगी जब आप इन्हें तोड़ेंगे, पर लोग जरूर आपको तोड़ देंगे, तो इसलिए ना तोड़ें। और इसीलिए फंडामेंटल ड्यूटीज को सैंक्शन लेस ड्यूटीज भी कहा जाता है, क्योंकि आप पे कोई फाइन नहीं लग रहा है। और मान लीजिए अगर ऐसी चीज होती भी है तो पार्लियामेंट चाहे तो उसके लिए कोई नया कानून बना सकती है। जैसे कि एक कानून बनाया था गवर्नमेंट ने, जब एक केस आया था तो उस समय गवर्नमेंट ने कानून बनाया जिसका नाम था प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर। ये एक्ट 1971 में लाया गया था। और क्यों लाया गया? ताकि कोई भी अपने नेशनल ऑनर्स को इंसल्ट ना करे। ठीक है, चलिए अब हम डिस्कस करते हैं इसके कुछ क्लोजेस को जो कि 51A में लिखी हुई है, जो कि हमारी ड्यूटीज हैं। पहली ड्यूटी ये बोलती है कि हमारे जो भी सिटीजन्स हैं उनकी ये ड्यूटी है कि वो रिस्पेक्ट करें किन किन की, आइडल्स की। आइडल्स कौन होते हैं? उन्होंने भी हमारे नेशनल फ्रीडम के टाइम पे कंट्रीब्यूशन किया, जो भी हमारे महान लीडर रहे हैं उनकी। इंस्टीट्यूशंस की, इंस्टीट्यूशन कौन से? आपके कॉलेज की नहीं, ये उनकी बात करता है। जैसे कि हमारे कोई गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं तो उनकी रिस्पेक्ट करनी हमें। और मेन थिंग हमारे नेशनल फ्लैग की और नेशनल एंथम की, इनकी हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं आर्टिकल 51A के क्लॉज बी। देखो, इस क्लॉज के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो नेशनल फ्रीडम के टाइम पे जितने भी हमारे महान लीडर रहे उन्हें हमें जिंदगी भर याद रखना है और उन्हें उनसे इंस्पायर होते रहना है, ये बताता है आर्टिकल 51A का क्लॉज बी। ठीक है, अब बात करते हैं आर्टिकल 51A के क्लॉज सी की। देखो, ये बोलता है कि हमारा जो देश की सॉवरेनिटी है, देश की जो यूनिटी है, इंटीग्रिटी है, इन्हें हमें प्रोटेक्ट करना है। अब इसका मतलब क्या होता है? हमें हमारे देश के जो भी फैसले हैं उस पे खड़े रहना है, हमें आपस में यूनिटी रखना है और हमें अपने देश को बिखरने नहीं देना है। ठीक है, ये कौन बोलता है? 51A का क्लॉज सी। बात करते हैं आर्टिकल 51A के क्लॉज डी की। आर्टिकल 51A का क्लॉज डी बोलता है अगर आपको देश में अगर किसी इमरजेंसी के टाइम पर नेशनल सर्विस के लिए बुलाया जाता है तो आपको जाना पड़ेगा। ये कौन बोलता है? आर्टिकल 51A का क्लॉज डी। अब बात करते हैं क्लॉज ई की। आर्टिकल 51A का क्लॉज ई बोलता है कि हमें आपस में भाईचारा रखना है, रिलीजन्स को हमें इक्वली ट्रीट करना है, भाषा के आधार पर हमें कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, प्लेस के आधार पर नहीं करना है, साथ ही साथ में हमें वुमेन की डिग्निटी का ध्यान रखना है। इस तरह की चीजें आर्टिकल 51A के क्लॉज ई में लिखी है। अब बात करते हैं क्लॉज एफ की। देखिए, क्लॉज एफ बोलता है कि जो भी हमारे नेशनल हेरिटेज है, जो भी हमारा कल्चर है, हमें उसका ध्यान रखना है, हमें उसे प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, तो 51A का क्लॉज एफ क्या बोलता है कि हमें हमारे नेशनल हेरिटेज का ध्यान रखना है। अब बात करते हैं क्लॉज जी की। देखिए, क्लॉज जी बोलता है कि हमें हमारे जो भी नेचुरल एनवायरनमेंट है, जिसमें फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर, वाइल्ड लाइफ और लिविंग क्रिएचर, इन सबको प्रोटेक्ट करना है। साथ ही साथ में इनको इम्प्रूव करने में भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो क्लॉज जी ये बोलता है। अब बात करते हैं क्लॉज एच की। देखिए, क्लॉज एच बोलता है कि हमें डेवलपमेंट करना है। कौन कौन सी फील्ड में? हमें ह्यूमनिज्म को डेवलप करना है, हमें साइंटिफिक टेम्पर को आगे बढ़ाना है,
हमें जो भी वायलेंस होते हैं उनसे दूर रहना है। ये कौन बोलता है? आर्टिकल 51A का क्लोज एच। चलिए अब डिस्कस करते हैं हम आर्टिकल 51A का क्लोज आई। देखिए क्लोज आई बोलता है कि हमें पब्लिक प्रॉपर्टी का ध्यान रखना है, साथ ही साथ में हमें वायलेंस से दूर रहना है। ठीक है, के बाद में बारी आती है क्लोज जे की। देखिए क्लोज जे बोलता है कि हमें इंडिविजुअल मतलब व्यक्तिगत और सामूहिक मतलब सभी ग्रुप में हमें इतना अच्छा काम करना है कि हमारे देश की या हमारे राष्ट्र की इज्जत जो है वो आगे बढ़े, है ना, हमारा देश जो है वो उत्कर्ष की तरफ बढ़े। ये कौन बोलता है? आर्टिकल 51A का क्लोज जे। अब बात करते हैं क्लोज के की। देखिए क्लोज के जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसे अलग से जोड़ा गया था। याद रखिएगा जब हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड किया गया तो उस समय तक हमारी टोटल 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी। उसके बाद में 11वीं फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 के थ्रू जोड़ी गई थी। याद रखिएगा हमारा जो क्लोज के है वो फंडामेंटल राइट का भी पार्ट है। फंडामेंटल राइट का आर्टिकल 21A को याद करिए, जिसमें 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उन्हें पढ़ाने की जिम्मेदारी किसकी है? स्टेट की है ना। और वैसे ही 51A का के क्लोज क्या बोलता है कि फंडामेंटल ड्यूटी भी है लोगों की या फिर पेरेंट्स की कि वे अपने 6 से 14 साल के जो भी बच्चे हैं उन्हें पढ़ाएं। ओके गाइस, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम आगे के आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।